हेलो एवरीवन। देखो, बात करूंगा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं यूज़ करता था टेक्निक, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि मेरा रैंक था AIR 14 और मेरा एक दोस्त है, उसका रैंक था AIR 13। दोनों ने लगभग सेम ही टेक्निक यूज़ करी थी। ठीक है, मैं बाद में आपको AIR 13 की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्लान करा था, कैसे करके क्या हुआ था। अब आप देखो, यहाँ पर तो मैं अभी 30 दिन में आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें कौन से हो सकते हैं गेट में, तो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको रैंक दिला सकते हैं, मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करा सकते हैं, ऐसे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कई तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। किसी के 4 सब्जेक्ट तैयार है, किसी के 5 तैयार है, किसी के 7 तैयार है, किसी के 10 तैयार है, किसी का पूरा सिलेबस तैयार है। तो अब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि 4 सब्जेक्ट वाले के लिए ये टॉपिक यूज़ कर लो, 10 के लिए ये यूज़ कर लो, ऐसा नहीं। मैं आपको एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूँ जिससे ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस आएगी। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ना बोलकर आप इसको ये बोलें कि ये वो टॉपिक है जो आपकी वीकनेस को दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका यूज़ करो, आप देखो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या कोई मॉक दे रहे हैं आप, ठीक है, तो पहले अगर आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में अगर आपको लगता है कि जैसे मान लो आपने मॉक दिया और आपको एनालॉग के क्वेश्चन कम बन रहे हैं। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपसे कम बन रहे हैं, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के क्वेश्चन आपसे कम बन रहे हैं, तो आपको ये हैंड टू हैंड जब भी आप उस मॉक का एनालिसिस करोगे, मान लेते हैं मॉक नंबर 1 देने गए, तो जब भी मॉक का एनालिसिस करोगे तो इसको लिख लोगे कि एनालॉग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फिर इसके बाद देखोगे कि कोई और टॉपिक है, जैसे मान लो कंट्रोल ले लेते हैं। मान लो कंट्रोल में आपका कंट्रोलर वाला पार्ट जो है वो वीक है। ठीक है, कंट्रोलर या फिर आपका स्टेट स्पेस का वीक पार्ट है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है या बन रहे हैं तो कनेक्ट ढंग से हो नहीं रहे, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप इसको लिख लो कंट्रोलर को। एक पेज पर ऐसे आप लिख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन सब्जेक्ट्स का, उन टॉपिक का आप पहले रिवीजन मारो ढंग से। अब चाहे आपके 10 सब्जेक्ट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, फिर आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन मारो। रिवीजन करने के बाद आप उसी टॉपिक के PYQ दोबारा लगाओ। ठीक है, PYQ लगाओ दोबारा। ठीक है ये, और अगर आपके पास DPP है तो आप DPP लगा लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, यहीं पर काम हो जाएगा। PYQ लगाओ और हर PYQ को आप अपने एंगल से ट्राई करोगे। ऐसा नहीं हो कि बस सोल्यूशन देख लिया। अगर आपको पहले सॉल्व करना आता है फिर भी आप सोचोगे उसमें कि कैसे हम और एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो मॉक में आपके सवाल जो आपसे नहीं बने थे स्टेट स्पेस के या फिर कंट्रोलर के, आप उनको भी दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है ये, और अपने जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप रेड पेन से मार्क करते हुए रखेंगे। जब आप तीसरी चौथी बार रिवीजन लेंगे तो आप यहीं से इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फिर आप देखना कि आपका इंक्रीमेंट कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, आप चाहे कोई सी भी ब्रांच से हो, अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली जो है वो आप डेफिनेटली रॉक कर जाएंगे एग्जाम में ऑलरेडी। और स्पेशली उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनकी तैयारी पूरी है, भाई वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज करें, क्योंकि वो लोग की तैयारी जिनकी पूरी होती है उनके चांसेस गिरने के ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से तो बना के जाते हैं, तैयारी पूरी है, लेकिन वहाँ जाके एग्जैक्टली गेट के एग्जाम में जाके उन्हें अपनी वीकनेस पता चलती है। ये एकदम गलत अप्रोच है। गेट के एग्जाम से पहले आपको अपनी वीकनेस पता कर लेनी है। ऐसा ना हो कि गेट एग्जाम वाले दिन आपको पता चल रहा है कि आपका कंट्रोलर वाला पार्ट कमज़ोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, चाहे आपके कोई कितने भी सब्जेक्ट तैयार हो, आपकी वीकनेस या आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो आपके टेस्ट के थ्रू ही पता चलेंगे। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैं तो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ तो क्या करूँ। अरे तो कोई बात नहीं, अगर मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है या नहीं भी दे रहे हो या डर लग रहा है नहीं दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आप PYQ लगाओ। अगर PYQ लगाने में किसी भी टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, तो आप उसको दोबारा समझो। ठीक है, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करो, उस टॉपिक को रेड पेन से मार्क करो कॉपी में। जब भी रिवीजन करोगे वहीं से स्टार्ट करोगे उस चैप्टर को। ठीक है ये, या फिर
उस टॉपिक को हैंड टू हैंड टाइम देकर कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, ताकि अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट रह गया है तो आप उसमें समझ लो। तो देखो, कोई भी गड़बड़ी एग्जाम में जाके नहीं करनी है, अभी से ही सीख लो जो कुछ करना है। आपको बता रहा हूँ, आपके 100% मार्क्स अगर 50 आने होंगे तो आपके हमेशा ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। आप इस पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन यही पॉइंट है, इन पर ही वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें हो पाएंगी। अब रही बात AIR 13 की रिकॉर्डिंग की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा उस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग पे मैंने उनसे मंगवाया था रिकॉर्डिंग वो, और उनसे पूछा था कि बताओ आपका प्लान क्या था। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसको भी आप सुन लेना, ताकि आपका जो भी प्लान है या जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उस चीज़ से, वो आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में बता दिया। ऐसा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये हमें खुद से निकालना पड़ता है। तो ऐसा आप 1-2 सब्जेक्ट में करके देखो, आपको देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, और आप हमेशा एकदम टॉप लेवल का फील करोगे, ठीक है। ये आपके नंबर भी कम से कम कटेंगे। तो मैं तरीका बता दिया, आप इसको फॉलो करो, आपकी रैंक आएगी, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, कर लो भाई, अपना ही चैनल है। अपन लोग उस पर चीज़ें ऐसी ऐसी डालते रहते हैं, जिससे कि आप सब स्टूडेंट कम्युनिटी को बेसिकली फ़ायदा हो, ठीक है। चलो, बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।